हाँ भाई, कल क्या पढ़े थे? नहीं, वो लीगल वाला किया था। हाँ जी। लीगल वाला पोर्शन। हाँ जी, 12 कवानीन कौन कौन जो एक बिजनेस को देखने चाहिए? 12 कवानीन के नाम बताएं। जी। आगे। थैंक यू जी। और कंपटीशन। मेरी तो जैकेट चुक के ला चली। अच्छा ठीक है, जाओ। नहीं दिखाना क्या हुआ, ठीक है। मेरी भी ब्लैक है जी। हाँ। अच्छा, 12 पूरे करने हैं। और तरतीब से याद नहीं किए हुए। तरतीब से, मुझे तो रट्टा तरतीब से चाहिए। तरतीब से रट्टा होना चाहिए, मुझे तो तरतीब पसंद है भाई। जी। और साइबर लॉ और अभी भी 12 नहीं हुए। हाँ जी, 12 लॉ बताओ भाई जवान। कौन कौन से 12 कवानीन है जो एक बिजनेस को देखने चाहिए? कंपनी लॉ, पार्टनरशिप लॉ, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी, साइबर लॉ, इसी से रिलेटेड है, डाटा प्रोटेक्शन। हाँ। ओ एंड ते चला गया, चल सेल ऑफ गुड्स आगे। विचो दो छड़ गए हैं जी, दसो की सेल ऑफ गुड्स आगे। 5 6 7 होए ने। प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल का कानून किन गुड्स और सर्विसेज पे ज्यादातर अप्लाई होता है? वाटर, गैस एंड यूटिलिटीज कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको? आगे और बताओ। गुड, शाबाश। नेक्स्ट। कंपटीशन लॉ आगे। नहीं, हो गया है आगे। मोनोपोलीज, एंटी कल्यूजन रेगुलेशन। पायन रट्टा हेडिंग का रट्टा नहीं लाया तुसी। हाँ दे इनको। एंटी कल्यूजन, ये सारे मिलते जुलते हैं। एंटी कल्यूजन किसी में अनाउंस करके करते, किसी में सीक्रेटली। एंटी कल्यूजन। हाँ जी। उसके बाद और पूरे गांव में एक और रहता है। आखिरी वाला क्या था? कॉपीराइट, पेटेंट एंड लाइसेंसेस। ये भी हर बिजनेस पे अप्लाई नहीं होता। ये हर बिजनेस पे अप्लाई नहीं होता। हाँ भी लड़कियों, इधर से। हाँ भी आप सुनाए बेटी। 12 कवानीन कौन से एप्लीकेबल होते हैं? एक मिनट, दोबारा। दोबारा मैं गिनती भी कर ला ना। कौन सा? इन्वायरमेंट लॉ, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर रटा आगे पीछे करता है तुसी। सीक्वेंस सेम होना चाहिए, मुझे सुनाना है तो। मैं तो रट्टा आगे पीछे नहीं करता, हर कॉमा हर फुल स्टॉप उत्थे ही आना है जी। कॉपीराइट्स में क्या फर्क है? कॉपीराइट किस चीज का होता है और पेटेंट किस चीज का होता है? जी। हाँ जी, पेटेंट इन साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए राइट लिया जाता है इन्वेंटर से, कि हम मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं बल्ब, प्लीज राइट दे दे। और आर्टिस्टिक लिटरेरी वर्क का, लिटरेरी वर्क आर्टिस्टिक वर्क है, जो भी आर्टिस्टिक क्रिएशन है किसी इंसान की, उसका कॉपीराइट होता है। ठीक है। एक्स्ट्रा है बस, ठीक है रख छोड़ेंगे, कोई ले लेगा। ये मुझे चाहिए ही नहीं अभी, ये मैं पूछ लेता हूँ बाद में। हाँ जी, ये बताओ भाई, प्राइस कंट्रोल का लॉ कौन सी इंडस्ट्रीज पे अप्लाई होता है? अच्छा, उसके अलावा क्या नाम है, कौन कौन से कवानीन है, जल्दी बताओ जल्दी।
कॉपीराइट पेटेंट, हाँ जी। 12 कवानीन का पता हो, 12 कवानीन में से कुछ ऐसे कवानीन है जो हर बिजनेस पे फिट हो सकते हैं, वो पॉइंट आउट कर ले कौन कौन से जो लाजमी हर बिजनेस में लग सकते हैं। कंपनी लॉ या पार्टनरशिप लॉ, बेहतर है कंपनी लॉ, हर बिजनेस पे फिट हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट लॉ हर बिजनेस पे फिट हो सकता है। हेल्थ एंड सेफ्टी हर पे ज्यादा कोशिश हम करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये फूड ट्रांसपोर्टेशन इन बिजनेसेस पे के लिए होता है। लिखा हुआ है आपके नोट्स में, चेक करो। फूड ट्रांसपोर्ट चेक करो, लिखा हुआ है नोट्स में। फूड के बिजनेस में, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हेल्थ एंड सेफ्टी का जो कानून है वो ज्यादातर वहां पे इस्तेमाल होता है। फूड, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन और एक और होगा, 4 होंगे। देखा, 4 का रट्टा है मैंने। ये मैंने नोट्स एक दफा पढ़े और मुझे बुलेट्स याद हो गए, उसमें 4 पॉइंट थे, लेकिन वो चौथा नहीं याद। हाँ, केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल्स की प्रोसेसिंग। हाँ भाई, हाँ भाई लड़की, एम्प्लॉयमेंट लॉ में वो फर्दर सब हेडिंग्स थी, क्या थी? मिनिमम वेजेस सबसे इंपॉर्टेंट, मिनिमम वेजेस, जेंडर इक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन, अनफेयर डिसमिसल, रिडेंडेंसी। जब छुट्टी कराएं उसको तो भाई उसकी को फाइनल कंपनसेशन दे के भेजें, ये ना उसको चक्कर ही लगवाते रहे। निकाल तो दिए इदारे से, लेकिन उसको चक्कर ही लगवाई जा रहे हैं, उसके पैसे तो जितने बनते हैं रिडेंडेंसी पे दे के उसको छुट्टी कराएं, ठीक है। और मेरा ख्याल है और कुछ नहीं था, यही था। हाँ जी जी। नहीं देते हैं, फिर भी उनका कोटा होता है प्रॉपर। आपको पता है हमारे प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट का, तो हमारे प्रोफेसर जो होते हैं उनकी जब जॉब इंडक्ट होती है तो उस पर लिखा होता है ओपन मेरिट पे 15 रिक्वायर्ड है और 3 कोटा पे रिक्वायर्ड है। और कोटा में लिखा होता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोटा अलहदा होता है, डिसेबल्ड कोटा हेडिंग दी होती है वो अलहदा होता है। वो फिर डिसेबल कोटा में, डिसेबल में कंपटीशन अलहदा होता है और वो सिलेक्ट हो जाते हैं और वो पढ़ाते हैं क्लासें। अब वो व्हाइट बोर्ड पे लिख नहीं सकते, लेकिन वो बोलते हैं लेक्चर, ज्यादातर नॉर्मली डिसेबल्ड अकाउंट, हाँ इवन अकाउंटिंग के टीचर भी है जो डिसेबल्ड है, वो अपने साथ एक असिस्टेंट रखते हैं, बोली जाते हैं, वो लिखी जाता है व्हाइट बोर्ड पे, बच्चे सामने बैठे हुए हैं। तो डिसेबल कर सकता है उसको, हम नहीं रोक सकते उसको अगर वो परफॉर्म कर सकता है। इवन आपने कई मूवीज में देखा होगा कि वो पाँव से या किसी चीज से डिसेबल है टीचर, तो वो कुर्सी पे बैठ के पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है। हाँ, हेल्प लेने के लिए वो उसका अपना मसला है कि उसने किसी को अरेंज किया हुआ है, लेकिन इदारे गवर्नमेंट उसको उसके हक से महरूम नहीं करेगी, ठीक है। अनलेस अनटिल कोई जॉब ही हो जिसकी रिक्वायरमेंट है कि घूमना फिरना हो, डिसेबल वो वाला हो जो चल फिर ना सकता हो, फिर तो एक अलग बात है। पढ़ने पढ़ाने की जॉब हो, जैसे वो लिमिटेड जॉब है जिन पे हम डिसेबल को एकोमोडेट करने में हेजिटेट महसूस नहीं करते, और डिसेबल भी बहुत ज्यादा नहीं ना होते, तो डिसेबल कोटा होता है एक प्रॉपर बेटा। नेक्स्ट आ जाए जी, ये लॉ आपको याद होने चाहिए। उसके बाद मैंने कहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 11-12 पॉइंट थे, कौन से? नहीं, ये पहले रट्टा तो सुनाओ ना, सुनाओ तो सही पहले। तो याद, मैं बस ठीक है याद करो फिर दसांगा, कल याद करके आना फिर दसांगा, मैं समझा दूंगा, तुम रट्टा लगा दो पहले फिर समझाऊंगा, टाइम कम है, पहले याद करो। कल मैंने बताया ये 11-10-11 पॉइंट जी। तो बस ठीक है, लेक्चर सुन लो दोबारा जाके, की हो गया। लास्ट में बताया भावे लास्ट आखिरी महीने में काम करावा तो नहीं, लास्ट महीने कराया सी, आना ही नहीं पेपर च है, ਉੱਥੇ ही मैनू बदनाम कर दे कुड़िए। क्या कहती है, इसको रट्टा लगा के आओ पहले, फिर बताऊंगा कल, याद करके आओ। कितने पॉइंट्स हैं? 10 है 11? 10 हैं जी। कल आपसे ही पूछेंगे और आपको ही बता देंगे आपकी बातें जो आपको समझ आई होंगी। आज हमने पढ़ना है पॉलिटिकल, पी। मैं आगे टुरी जाना है, तुसी मेनू चलाना है। अगर आप नहीं करके आएंगे तो आप करके नहीं आए, 15 मिनट पहले पढ़ो आंदे हो,
जल्दी जल्दी अब अगली सर ने पूछना है तो फिर एवं नहीं होना। घर तसल्ली नाल बह के कुड़ियो जी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड बिजनेस नोट्स मिल गए। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड बिजनेस चैप्टर 1 पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड बिजनेस जी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड बिजनेस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स किसे कहते हैं। बना लें जी इसका फ्लो चार्ट। पॉलिटिक्स किसे कहते हैं ये शायद ही पूछा जाए। पॉलिटिक्स किसे कहते हैं, पॉलिटिक्स की डेफिनेशन, पॉलिटिक्स का एवोल्यूशन है लड़कियों, डेफिनेशन पॉलिटिक्स की और एवोल्यूशन ये पढ़ने के लिए है सिर्फ। असल टॉपिक जो हमारा है वो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हर मुल्क में कोई ना कोई एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है हर मुल्क की। इसमें जो मेन टॉपिक है वो क्या होती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। उसके बाद अगला टॉपिक जो कल पढ़ेंगे पॉलिटिकल डिसीजंस एंड रोल ऑफ बिजनेसेस, कि बिजनेसेस गवर्नमेंट के पॉलिटिकल डिसीजंस पर कैसे असरअंदाज होते हैं। ये पॉलिटिकल डिसीजन जो आप है कल इनकी भी हेडिंग रटा लगाएंगे हम। और साथ रोल ऑफ बिजनेस ये नहीं दिया मैंने आज, मैंने दिया ही सिर्फ आपको आज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या पॉलिटिक्स की डेफिनेशन। थोड़ा सा शुरू में इंट्रोडक्शन है, पॉलिटिक्स किसे कहते हैं, पढ़ने के लिए एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ, पता कोई नहीं ये ना हो कि वहां पे पूछ ले पॉलिटिक्स किसे कहते हैं क्या है। डेफिनेशन शायद ऐसे रटी रटाई ना पूछे वो आपसे। जो मैं आपको वो हेडिंग रटवा रहा हूँ वो भी आपने केस स्टडी में रेफर करनी है। उधर बैठ के सोच रहे हो कौन से कानून का मैं नाम लिखूं, तो जो मैं आपको रटवा रहा हूँ वो रटवाने की लॉजिक है, समझ आ रही है। तो पॉलिटिक्स की क्या डेफिनेशन और पॉलिटिक्स का क्या एवोल्यूशन है। तो भाई जब से इंसान सोसाइटी की शक्ल में रहने लगा है उसने कहा तब उस सोसाइटी में क्लैशेस आते थे, सोसाइटी में मसाइल पैदा होते थे। उस सोसाइटी में मसाइल को हल करने के लिए लोग अपने कुछ नुमाइंदे तय कर लेते थे, तय उनका तयन कर लेते थे ताकि सोशल स्ट्रक्चर सोसाइटी का क्या रह सके, मेंटेन रह सके अपने नुमाइंदे। यानी जब से लोग सोसाइटी में रहना शुरू हुए तब से पॉलिटिक्स का एवोल्यूशन शुरू हो गया। पॉलिटिक्स की डेफिनेशन बाद में बताई है, उसने ये बताया है कि इंसान ने जब से सोसाइटी में रहना शुरू किया है, सोशल स्ट्रक्चर में रहना शुरू किया है गारों से निकल के, तब से पॉलिटिक्स है। तो यानी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई। उसने कहा जब से इंसान ने सोसाइटी की शक्ल में, जत्थों की शक्ल में, ग्रुप्स की शक्ल में, इलाकों में रहना शुरू किया तब से उन्हें ये मसला पैदा हुआ कि उनके आपस के डिस्प्यूट, आपस के मसाइल को हल करने के लिए कुछ नुमाइंदे, कुछ लोग होने चाहिए। शुरू शुरू में वो बुजुर्ग होते थे जिसको हम पंचायत सिस्टम कहते हैं और अभी तक चलता है। वक्त गुजरने के साथ साथ फिर वो अब आप मुल्क के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इसकी शक्ल इख्तियार कर चुकी हुई हैं चीजें, ठीक है। पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या है, तो हमें दो डेफिनेशन दी हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें से ये ली गई है। पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म एंड पॉलिटिकल साइंस, ये दो सब्जेक्ट हैं। जितने भी आपके ये पॉलिटिक्स में आते हैं ना, इनमें से मेजोरिटी ने पॉलिटिकल साइंस में एमए एमएससी की होती है। तो पॉलिटिक्स की डेफिनेशन यहाँ जो दी गई है वो नेगेटिव सेंस में दी गई है, जरा उनकी नेगेटिव सेंस ज्यादा डिस्कस की गई है। तो पहली पॉलिटिक्स की जो डेफिनेशन दी गई है हमें जी, वो किसकी है, लीनन की, व्लादिमीर लीनन। उसकी पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या दी हुई है, तो हम आते हैं जरा पॉलिटिक्स की डेफिनेशन पर, आपको डेफिनेशन भी दिखा दे ताकि बात करना आसान हो जाए। तो पॉलिटिक्स की क्या डेफिनेशन है जी। हाँ जी,
जब से इंसान ने सोसाइटी क्रिएट करके सोसाइटी में रहना शुरू किया, तब से पॉलिटिक्स की जरूरत महसूस हुई, ताकि लोगों की नीड्स को, सोसाइटी की नीड्स को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। ये एवोल्यूशन है। अच्छा, पॉलिटिक्स की क्या डेफिनेशन है? लीनन कहता है, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था ये, व्लादिमीर लीनन, वो कहता है पूरे मुल्क की इकोनॉमी या किसी कंट्री की या सोसाइटी की इकोनॉमी को या इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कुछ लोगों के हाथ में दे देना, कुछ लोगों के कंट्रोल में दे देना। पूरे कंट्री के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की जो पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में सिमट आए, तो वो पॉलिटिक्स है। यहाँ पे डेफिनेशन क्या दी है? पॉलिटिक्स इज द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है सिमट के कुछ कम जगह पे आ जाए चीज, तो मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। वो कहता है ये इकोनॉमिक्स की तरह ही है, लेकिन इसमें पूरी इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स सारे लोगों के हाथ में नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में इकोनॉमी की भाग दौड़ अगर संभाल दी जाए, तो इकोनॉमी की तमाम भाग दौड़ कंट्रोल कुछ लिमिटेड लोगों के कंट्रोल में दे दी जाए, तो उस स्ट्रक्चर को पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स की डोमिनेंस नजर आ रही है। यानी वो कह रहा है इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स, मुआशरे के वसाइल कुछ खास लोगों के हाथ में या कंसंट्रेट कर दिए जाए, स्प्रेड आउट कर दिए जाए, वो बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है रिसोर्सेज स्प्रेड आउट है, लेकिन उनका कंट्रोल किनके पास है? कुछ खास लोगों के पास। तो पॉलिटिक्स एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें सोसाइटी के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, पहले एक दौर था जिसका जितनी ताकत है वो उतने रिसोर्सेज है। वो कहता है नहीं, अब खुद से रिसोर्सेज को कंसंट्रेट किया जा रहा है, यानी जानबूझ के लोग मिलके रिसोर्सेज का कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में दे देते हैं। पहले क्या होता था, जिसकी ताकत जितनी ज्यादा है वो रिसोर्सेज को अपनी ताकत के जोर पे क्या कर लेता था, कैप्चर। जो कि जंगल का निजाम है, शेर सबसे ताकतवर है, तो सारे रिसोर्सेज पे मेनली उसका, जिस मर्जी जानवर को चाहे वो खा पी सकता है, सारे रिसोर्सेज उसके कंट्रोल में हैं। लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके कंट्रोल में लिमिटेड रिसोर्सेज है, बचा कुचा, वो जंगल का कानून है। तो उसने कहा वो जंगल का कानून पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स की कॉन्सेंट्रेशन है कुछ खास लोगों के हाथ में। समझ आ रही? लोग उसने नहीं कहा, लेकिन डेफिनेशन के बैकग्राउंड में, एक्सप्लेनेशन में है। उसके बाद जो आपका बर्नार्ड रोलांड है, रोलैंड कहते हैं इसको, बर्नार्ड कहते हैं हम इसको, उसकी डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल है। इसको आप एक दफा पढ़ ले, जरा खुद पढ़ें ताकि आपको पता चले, फिर मैं इसको तोड़ तोड़ के बताऊंगा। रट्टा नहीं लगानी, बस आपने समझ नहीं है, इसको याद नहीं करना, डेफिनेशन आनी कोई नहीं है। जी, को समझ आई? कहता है जी, क्या समझ आई बेटी, बताओ। इंस्टीट्यूट की शक्ल में नहीं, ये बात आप गलत कर गई हैं। जी हाँ जी, बताएं कोई और, पॉलिटिक्स की क्या डेफिनेशन है? ये जरा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन अच्छी है। वो कहता है पॉलिटिक्स एक खास हुकूमत करने का तरीका है। हुकूमत है, रूल, यहाँ रूल से मुराद कानून वाला रूल नहीं है, हुकूमत करने का। कहता है पॉलिटिक्स एक खास किस्म की हुकूमत का तरीका कार है, एक खास किस्म का हुकूमत का। और उस हुकूमत को चलाने वाले कुछ लोग होते हैं जो एक खास सिस्टमैटिक तरीके से हुकूमत में आते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब है एक मुनज्जम तरीके से वो इकट्ठे होते हैं। नहीं समझ आ रही? इंस्टीट्यूशन ये नहीं कहा उसने, कहा इंस्टीट्यूशनलाइज, उनको एक मुनज्जम तरीके से इकट्ठा किया जाता है। जैसे लोग एक इदारे में इकट्ठे होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है।
इकट्ठा क्यों किया जाता है वो आगे मकासद बताए उसने। उनके आपस के डिफरेंसेस को या सोसाइटी में या पॉपुलेशन में डिफरेंसेस को रिजॉल्व किया जाए, और क्या किया जाए, कॉमन इंटरेस्ट, जनरल पब्लिक के कॉमन इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए, या उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने प्रमोट करने के लिए रूल और पॉलिसीज बनाई जाए, इसीलिए इकट्ठे होते हैं। समझ आ रही है? तो उसने क्या, पॉलिटिक्स क्या है, ये एक हुकूमत करने की शक्ल है, और इस हुकूमत में कुछ लोग होंगे जो मिलेंगे, और वो मिलेंगे अपनी मर्जी से नहीं, एक किसी खास इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस के जरिए। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है एक इदारा, वो इलेक्शन का प्रोसेस एग्जीक्यूट कराता है, जिससे उन हजारों 18-22 करोड़ जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं उनमें से कुछ नुमाइंदे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो नुमाइंदे इकट्ठे होके क्या करते हैं, वो कोई 100-200 नुमाइंदे जो हैं वो 22 करोड़ अवाम के मुतालिक उनकी सेफगार्ड के लिए, उनकी फलाह के लिए फैसले करते हैं। वाकई करते हैं कि नहीं करते वो एक अलग बहस है, लेकिन डेफिनेशन तो यही कह रही है। पॉलिटिक्स इज द डिस्टिंक्टिव का मतलब है नुमाया फॉर्म ऑफ रूल, एक हुकूमत की एक नुमाया शक्ल है जिसमें पीपल एक्ट टुगेदर, जिसमें लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं, थ्रू किसके जरिए, इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसीजर्स के जरिए वो इकट्ठे होते हैं। हैपहैज़र्डली हर पकड़ते चलते हुए बंदे को नहीं पकड़ लेते। और वो इकट्ठे क्यों होते हैं, इससे आगे अब ये मकासद दिया, टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, टू कॉन्सिलिएट डाइवर्स इंटरेस्ट। हर बंदे का अपना जाती मफाद है, उनके मफादात में क्लैश भी आता है, उस क्लैश को क्या किया जाता है, मिल बैठ के खत्म किया जाता है। ठीक है, जैसे पंजाब का सिंध के साथ क्लैश है पानी पे, पंजाब का केपी के साथ क्लैश है, कई चीजों पे होगा है, तो उन सूबों के आपस के क्लैश को रिजॉल्व किया जाना है। और वो कहता है कॉम इंटरेस्ट और वैल्यूज एंड टू मेक पब्लिक पॉलिसीज, ताकि पॉलिसी बनाई जा सके, यानी डिफरेंसेस को रिमूव करना, इंटरेस्ट में जो क्लैश है उस क्लैश को, वैल्यूज में अगर कोई क्लैश है तो उस क्लैश को खत्म करना, और पब्लिक पॉलिसी ऐसी बनाना जो जो क्लैश को खत्म भी करे और तमाम लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्या करे, काम करें। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद पॉलिटिकल पॉलिसी का किस किस पे इम्पैक्ट होता है जनाब, पॉलिटिकल पॉलिसी का या पॉलिटिकल डिसीजंस का कह दें तो ज्यादा बेहतर है। गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल फैसले होते हैं जो असेंबली में बैठ के उन्होंने लिए हैं, उसका इम्पैक्ट किस पे आता है, उसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट के खुद पे भी आता है, इंडिविजुअल पे भी आता है, गवर्नमेंट पे भी आता है, बैंकिंग सेक्टर पे भी आता है, बिजनेसेस पे भी, हर एक इंडिविजुअल से लेकर तमाम जो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। हमें किसका इम्पैक्ट पढ़ना होगा मुझे बताओ, हमें तो बिजनेस का पढ़ना होगा। हमें क्या लगे इंडिविजुअल पे पॉलिटिकल डिसीजन का क्या इम्पैक्ट आता है, हमें गवर्नमेंट की पॉलिटिकल डिसीजन का गवर्नमेंट पे खुद पे क्या इम्पैक्ट आता है नहीं पढ़ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉई कैसे रजिस्ट करते हैं हमें नहीं पढ़ना, हमें ये पढ़ना है बिजनेसेस पे इम्पैक्ट क्या आता है। वो इसीलिए बिजनेसेस को पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या चल रही हैं, उनमें क्या चेंज है, और उनपे हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है या नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है, तो वो कहता है मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या चेंज आ रहा है, ताकि वो अगर कोई अपॉर्चुनिटीज है तो उनको कैपिटलाइज कर सके। कैपिटलाइज कहते हैं फायदा उठाने को। और अगर कोई थ्रेट आ रहा है नई पॉलिसी से, कोई रिस्क क्रिएट हो रहा है, तो उस रिस्क से अपने इदारे को बचाए, मिटिगेट द रिस्क। गवर्नमेंट के हर नए फैसले से अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकती है और थ्रेट भी। जब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था वन डिश पॉलिसी चलेगी, क्या पॉलिसी चलेगी, इससे कौन से बिजनेस पे प्रॉब्लम आ गया, ये जो केटरिंग इंडस्ट्री थी सारी, ये जो शादी हॉल वाले थे, इनका सारा बिजनेस किस पे चला गया, रिस्क पे चला गया। उन्होंने फिर उसका मुतबादिल गवर्नमेंट के साथ को निगोशिएट करके कहा कि वन डिश का मतलब क्या है, एक्सप्लेन करें। उन्होंने कहा जी वन डिश का मतलब है सालन के साथ चावल या सालन के साथ ये, मतलब सालन एक हो, ये वन डिश है, साथ बाद में मीठा तो होता ही है, फिर हमारी सुन्नत है, तो वो मीठा भी आ गया, बोतल भी आ गई बीच में, ये वन डिश है सारा है। तो वन डिश का मतलब फिर इलेबोरेट किया गया, ताकि क्योंकि उनमें उन बिजनेस कम्युनिटी में से उनके भी तो कोई नुमाइंदे बैठे होंगे, यार तुसी की कीता साड़ा बिजनेस ही उड़ा छड़िया, लेकिन उससे फायदा भी हुआ, इंडिविजुअल्स को फायदा हुआ, गरीब लोगों को। उनको अब शादी के ऊपर 4-4 तरह की डिशें बनाने की, सालन 4-4 तरह के बनाए, सैलड 10-10 तरह के बनाने की जरूरत
नहीं है। वो अलग बात है, लोग इजाजत लेके और पुलिस को पैसे लगा के ये सब चलता है, लेकिन हम अज्यूम करें कि दुनिया में ये रिश्वत नहीं है। अच्छा आगे चले, पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द कंट्री, किसी भी मुल्क का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किन चीजों से बनता है, उसमें जो रूलिंग पार्टी है उसकी क्या आइडियोलॉजी है, उसकी क्या सोच है पार्टी की। अब वो सोच आइडियोलॉजी हम आप पढ़ने लगे हैं। आपको पता है भुट्टो किस सोच का मालिक था? नहीं नहीं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का एक नाम है, आपको वो नाम नहीं पता, वही बताने के लिए हम आज बैठे हैं यहाँ पे। डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, मैं आपको बताता हूँ। एक को कहते हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, एक को कहते हैं सोशलिज्म या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, एक होती है डेमोक्रेसी, एक होती है कैपिटलिज्म, एक होता है फाशिस्ट या एक्सट्रीम कैपिटलिज्म, डंडे के जोर पे। ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज है जो दुनिया में किसी मुल्क में एक आइडियोलॉजी पाई जाती है। पाकिस्तान में जो आइडियोलॉजी अब पाई जा रही है ये डेमोक्रेसी है, लेकिन जो भुट्टो का दौर था वो सोशलिज्म के करीब था। क्यों? भुट्टो को अगर आप सर्च मारेंगे ना तो उसके तारुफ में कहीं ना कहीं विकिपीडिया पे, गूगल पे लिखा होगा कि ये सोशलिज्म का हामी था। इसीलिए उसने क्या किया, प्राइवेट जो लोगों की फैक्ट्रियां थी ना उनको गवर्नमेंट के कब्जे में ले लिया, नेशनलाइजेशन कर दी। नेशनलाइजेशन क्या करती है? जो काम की चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। प्राइवेटाइजेशन नेशनलाइजेशन का उल्ट है। समझ आ रही है? तो ये आइडियोलॉजीज हमने पढ़नी है। हमें वो असल में आइडियोलॉजी की तरफ लेके जाने के लिए बेस बना रहा है। तो किसी भी मुल्क का जो पॉलिटिकल सेटअप है क्या वो सारी जिंदगी के लिए सेम रहती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी? नहीं। रूलिंग पार्टी के चेंज होने से आइडियोलॉजी क्या होती रहती है? चेंज होती है। डिक्टेटर आता है तो आइडियोलॉजी कुछ और होती है, नवाज शरीफ आता है तो आइडियोलॉजी कुछ और होगी, पीपल्स पार्टी आएगी तो आइडियोलॉजी कुछ और है, इमरान खान आता है तो आइडियोलॉजी। हर रूलिंग पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के साथ काम करती है। तो किसी भी मुल्क का जो पॉलिटिकल सेटअप है वो किस पे डिपेंड करता है कि उस मुल्क में रूलिंग पार्टी पहले से क्या कवानीन चल रहे हैं, उन कवानीन की भी पाबंदी देखी जाती है। उसके अलावा उस सोसाइटी में रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स कितनी ज्यादा है, मजहब का कितना अमल दखल है सोसाइटी में। मजहब, हमारी सोसाइटी में तो मजहब का अमल दखल बहुत है, पाकिस्तानी सोसाइटी जैसी, लेकिन यूरोप के कंट्रीज में वहां मजहब का इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है, उनके लिए मजहब की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके अलावा चौथा, जो ऑपोजिशन है उसकी क्या आइडियोलॉजी है। अगर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन की आइडियोलॉजी मैच कर जाए ना तो इस प्रॉब्लम, फिर पॉलिटिकल डिसीजंस में इतने क्लैश नहीं आएंगे। रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी दोनों पॉलिटिकल फैसलों पे मुत्तफिक होंगे, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी अगर बिल्कुल डिफरेंट होना तो फिर वो एक दूसरे की पॉलिसी पे हमेशा नुक्ताचीनी करते रहेंगे। बल्कि मैं आपसे कहता हूँ मिसाल के तौर पर अगर हम कहें फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी सेम हो, अगर एज्यूम कर लें, तो पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आएगी ना तो वो तमाम वो पॉलिटिकल फैसले या मेजर फैसले जो नून लीग ने लिए होंगे वो उनको रिवर्स नहीं करेगी। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट हो, आज के दौर में भुट्टो आ जाए और आज के दौर में नून लीग के वो जो मेन आ जाए मियां शरीफ जिसने बनवाई थी या जो भी था, तो उन दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल ऑपोजिट थी। दोनों एक दूसरे की पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो पीपल्स पार्टी की और नून लीग की लगती इस बात पे है कि दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। अब तो फिर भी ये इकट्ठे हो गए क्योंकि आइडियोलॉजी को मिक्स मुक्स हो गई है, बंदे मिक्स मुक्स हो गए। अदरवाइज इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट थी, उसे कहते हैं 360 डिग्री ऑपोजिट थी, बिल्कुल उल्ट साइड पे थी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये एमसीक्यू उसके लिए याद कर ले, किसी भी मुल्क का जो पॉलिटिकल सेटअप है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, उस मुल्क में कौन सी रूलिंग पार्टी है, ऑपोजिशन की क्या आइडियोलॉजी है, उस सोसाइटी में मजहब का कितना अमल दखल है, और पुराने कवानीन किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कितनी किस्म की, तो ये हमारे नोट्स पे लिखी हुई है। सफा नंबर कहाँ से शुरू होती है? पेज नंबर 1 से शुरू होकर जाती हैं। मैं ऑनलाइन वालों को भी शेयर कर दूं, वो बेचारों के पास नोट्स नहीं है। अब आप इसको याद आप नहीं रख सकते, बड़ी मुश्किल है, जिस तरह ये नोट्स में मैंने लिखी हुई है। तो मैंने इसका टेबल बनाया हुआ है एंड पर, एक समरी टेबल। आपने ये समरी टेबल रट्टा लगाना है।
इस टेबल को याद रखना है, आपने इस टेबल को याद रखना है, ठीक है। ये अंदर पढ़ना भी है, अंदर पढ़ना भी है, क्योंकि ये टेबल 99% बातें तो कवर कर रहा है, लेकिन 1% अभी भी चीजें मैं टेबल में नहीं समा पाया, क्योंकि आई कैप ने ये टेबल बैलेंस नहीं दिया हुआ था। ये आई कैप की किताब का ही टेबल है, लेकिन आई कैप की किताब के टेबल को मैंने क्या किया है, मैंने कन्वर्ट कर लिया है हेडिंग्स में। मतलब ये जो साइड पे हेडिंग है ये मैंने खुद बनाई है, ये साइड वाली हेडिंग जो है ये मैंने खुद बनाई हुई है। अब इनमें जहां जहां ब्लैंक नजर आ रहा है ना आपको, ब्लैंक, वो ब्लैंक, हाँ जी हंस रही है लड़की है, खैर है? तो ये आपने हेडिंग्स याद करनी है मेन, अंदर वाली चीज आपको याद हो जाएगी। असल में ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, फ्रांस में एक रेवोल्यूशन आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं उसे। उस रेवोल्यूशन के आने से पहले, उस रेवोल्यूशन के आने से पहले जो फ्रांस में रूल कर रहा था ना, जो भी बादशाह था या जो भी था, उसकी एक काबीना थी। काबीना में जब आपकी वो बैठती है ना काबीना, तो लेफ्ट साइड पे कुछ लोग बैठते थे, कुछ लोग राइट साइड पे बैठते थे। लेफ्ट साइड पे जो बैठते थे ना ज्यादा लोग, वो रिजिड थे, लेफ्टीज कहते हैं उन्हें, या लेफ्ट साइड के लोग, वो रिजिड थे। वो कहते हैं नहीं, सोसाइटी में चेंज नहीं आना चाहिए, ज्यादा कुछ गवर्नमेंट को अपने हाथ में रखना चाहिए। उसके मुतबादिल जो राइट साइड के लोग थे ना, वो कहते थे नहीं, सोसाइटी में वक्त के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, चेंजेस लानी चाहिए। अगर मौका बनता है तो गवर्नमेंट खास चीजों पे अपना कंट्रोल रखे, बाकी प्राइवेट लोगों में चीजों की ऑनरशिप क्या करता जाए, ट्रांसफर करता जाए। यानी वो चाहते थे कि देयर मस्ट बी चेंज। और जो लेफ्ट साइड वाले थे वो कहते थे नहीं, चेंज होना जरूरी नहीं है। लेफ्ट साइड वालों का था कि डंडे के जोर पे चेंज ले आओ, लानी पड़े, कोई भी रूल लगवाना है ना, चाहे वायलेंस करनी पड़े, बंदे मारने पड़े मार दो, अपनी जनता मार के भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन राइट साइड वाले या मॉडरेट, दरमियान में, दरमियान में कौन बैठता था उसमें, बादशाह किंग खुद। वो तो डेफिनेटली फैसले वो तो मॉडरेट ही करेगा, लेकिन वहां से लेफ्ट साइड और राइट साइड दो एक्सट्रीम बन गई। यानी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में एक्सट्रीम पाई जाती हैं। एक्सट्रीम मेरी तरफ से अगर देखा जाए, इसको कहते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, इसको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम राइट। इनके अगेंस्ट और कुछ आइडियोलॉजीज हुई जो मॉडरेट आइडियोलॉजी के करीब करीब हुई। इसको सिर्फ लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट साइड, और इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब है टोटल कितनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बनी, 5। मॉडरेट भी तो होगी ना, प्रेसिडेंट या किंग की भी तो अपनी कोई आइडियोलॉजी होगी ना, वो जब फैसले करता है तो दरमियान में रह के। इनिशियली ये 2 आइडियोलॉजीज थी, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट। बाद में लोगों ने कहा नहीं, वो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया ना, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। वो बहुत लड़ाइयां हुई, मार कुटाई हुई, कत्ल हुए, जंगे हुई, जो भी हुआ। तो उसके नतीजे में 5 आइडियोलॉजीज एमर्ज की, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, ये सब डंडे वाली हैं। दरमियान में ये जो लेफ्ट और राइट वाली हैं ये थोड़ी मॉडरेट है, और बाकी एक्चुअल मॉडरेट जो है वो ये है। तो ये डेमोक्रेसी कहलाती है, ये डेमोक्रेसी होगी मेरा ख्याल है। ऊपर हेडिंग देखिएगा जो टेबल के ऊपर दी हुई है मैंने, डेमोक्रेसी है। हाँ जी, ये डेमोक्रेसी मॉडरेट है। एक्सट्रीम लेफ्ट पे कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म। इधर सोशलिज्म है, सोशलिज्म। इधर मॉडरेट में डेमोक्रेसी के बाद जो अमेरिका में राइज है, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म। और एक्सट्रीम राइट पे फाशिस्ट कैपिटलिज्म, या डिक्टेटरशिप के तहत जो कैपिटलिज्म चल रहा हो। नॉर्थ कोरिया में जो इस वक्त है, वहां नेट भी नहीं है, लाइट भी चली जाती है, मजहबी किताब भी इस्तेमाल करने का नहीं, फाशिस्ट कैपिटलिज्म। ये नाम लिखे हुए नोट्स में,
बल चलो मैं ये टेबल दिखा देता हूं आपको, ये मैंने नाम इधर भी लिखे हुए हैं। पहला क्या है आइडियोलॉजी? कम्युनिज्म। इसका दूसरा नाम क्या है? कम्युनिज्म का दूसरा नाम है एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट रेडिकल्स। और इसका तीसरा नाम क्या है? डिक्टेटोरियल सोशलिज्म, यानी ऐसा सोशलिज्म जो डिक्टेटर के अंडर चल रहा हो, ऐसा सोशलिज्म जो किसके तहत चल रहा हो? डिक्टेटरशिप समझते हैं, एक ही बंदा मुल्क कंट्रोल कर रहा है, वन मैन शो। ये साइड भी डिक्टेटर के तहत है और ये साइड भी डिक्टेटर के तहत है। ये दोनों एक्सट्रीम डिक्टेटर के तहत ही चल रही है, जिनमें फैसला करने वाला मेन एक ही है, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट। फिलहाल आप पहली का नाम देखें। कम्युनिज्म के 3 नाम है, कम्युनिज्म भी कहते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट रेडिकल्स भी कहते हैं, और तीसरा डिक्टेटरशिप सोशलिज्म। उसके बाद क्या है? सोशलिज्म है जी, सोशलिज्म। सोशलिज्म को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी कहते हैं, सोशलिज्म को खाली सोशलिज्म भी कहते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी कहते हैं, और लेफ्ट विंग के लिबरल्स भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम है लेफ्ट विंग के लिबरल्स। लिबरल्स का मतलब होता है जो थोड़ी सी आजादी पसंद करते हैं। ये नाम लिखे हुए नोट्स पे, ऑनलाइन वालों को भी भेज दो, वो बेचारे खप रहे होंगे कि सर ने हमें नोट्स नहीं भेजे, तो वो जरा नोट्स ओपन कर लेंगे। 1 मिनट देना जरा, आप लोग जरा इनके नाम देख लें, क्या ये नाम आपके नोट्स में दिए हुए हैं? गलत दिए हुए हैं? नहीं, आधे नहीं है। असल में टेबल के ऊपर तो मैंने नाम दिए नहीं, जो अंदर नोट्स लिखे हुए ना प्रॉपर, वहां नाम दिए। पहली लाइन ही मैंने ये लिखी है कि इसके क्या ऑल्टरनेटिव नेम है, ताकि आपको नाम का पता हो, एमसीक्यूज ना आ जाए। तो सबसे पहली चीज ही मैंने वो दिया है जिसमें आपको रट्टे में आसानी हो, बस जो आपने याद नाम शाम पढ़ने हैं। अच्छा, ये एमसीक्यूज में आया हुआ है पास पेपर में, मैं बता दूंगा आपको, ये टेबल आया हुआ है, तो आपने ये टेबल याद कर लेना जरा अच्छी तरह से। अंदर आप बहुत ज्यादा याद नहीं कर सकते, हेडिंग्स याद करनी है आपने, पॉइंट्स। तो आ जाए जी, जो टेबल मैंने अभी बनाया हुआ है, अगर मैं उसी को ओपन कर लूं जरा, जी पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है फैक्ट्रियां किसके कंट्रोल में होंगी? कौन बनाएगा? जमीनें किसके कंट्रोल में होंगी? उस पे फसलें उगा तो सकते हैं लोग, लेकिन जमीनें लोगों की नहीं होंगी, या लोगों को जमीनें भी दे देनी है। फैक्ट्रियां किसकी होंगी? तो एक इस एक्सट्रीम लेफ्ट वाले कहते हैं स्टेट के हाथ में सब कुछ होना चाहिए, और एक्सट्रीम राइट वाले आहिस्ता आहिस्ता खामोशी इख्तियार करते हैं, ये कुछ नहीं कहते। ठीक है, तो हम एक एक को पढ़ते जाते हैं। जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले वो क्या कहते हैं? तमाम फैक्ट्रियां, तमाम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके कंट्रोल में होने चाहिए? स्टेट के हाथ में। अगले थोड़े नरम है, लिबरल्स या सोशलिज्म वाले, वो कहते हैं मेजर रिसोर्सेज स्टेट के हाथ में हो, एक्सेप्शन थोड़ी सी अलाउ कर दें, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होनी चाहिए। डेमोक्रेसी क्या कहती है? 50-50। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, और कुछ इंडस्ट्रीज है जो किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? प्राइवेट कंट्रोल में, या लोग प्राइवेट लोगों को बनाने दे फैक्ट्रियां, प्राइवेट स्कूल बनाने दे। अब जो ये होंगे ना दोनों, सोशलिज्म वाले या कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो है, ये प्राइवेट स्कूल अलाउ ही नहीं करेंगे। यहाँ पे होते ही पब्लिक स्कूल है, पब्लिक हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह की कई चीजें हैं जो गवर्नमेंट कहती है कभी आपके कंट्रोल में हो ही नहीं सकती प्राइवेट। इवन मेजर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी सर्विसेज, यूटिलिटी की, पानी गैस बिजली की भी, वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। हमारे पाकिस्तान में क्या है? मेडिकल पहले किसी दौर में था गवर्नमेंट के कंट्रोल में, अब वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों बैलेंस क्रिएट किया गया। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या सर्विसेज किसी एक पार्टी के कंट्रोल में नहीं होंगे, बैलेंस होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी होंगी। क्या होंगी? पब्लिक प्राइवेट
क्या समझ आ रही है? तो एक फैक्टर को याद कर लेना है। पहला फैक्टर क्या चीज है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसका मतलब है जो भी सोसाइटी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाले इदारे, फैक्ट्रियां, हॉस्पिटल, स्कूल, वो किसकी मलकियत होंगे? पाकिस्तान में एक इदारा था, पीको के नाम से फैक्ट्री थी, पीको या बीको के नाम से एक फैक्ट्री थी। वो पुर्जे बना बना के चाइना और पता नहीं कहां कहां भेजते थे। भुट्टो दौर में उस फैक्ट्री को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी सोशलिस्ट फिलोसफी से उसने कहा इतना बड़ा इदारा है, ये एक प्राइवेट आदमी के ओनरशिप में है, उससे ले ली गई उसकी सारी इंडस्ट्री। वो बंदा एक मुल्क छोड़ के चला गया, उसने कहा रखो ताड़े को, उसको फिर चलाना भी नहीं। अभी भी वो कोट लखपत के पास पीको फैक्ट्री की बाकियात पड़ी हुई हैं। इत्तफाक फाउंड्री थी, फिर उसके बाद अब वहां पे हाउसिंग सोसाइटी बन गई, अंडरपास बन गया है, ट्रीड फैक्ट्री भी उसी में से निकली, फिर ये सब कुछ हुआ। फिर चले, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पहले केस में सारे रिसोर्सेज किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट। अगले में एक्सेप्शंस कुछ हैं, लेकिन ज्यादातर रिसोर्सेज अभी भी किसके कंट्रोल में? डेमोक्रेसी 50-50। 50-50 का मतलब है बैलेंस। कैपिटलिज्म वाले कहते हैं पाए ने ज्यादा दे हुई प्राइवेट, प्राइवेट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट करो। गवर्नमेंट का क्या काम है? चीजें बना बना के दे लोगों को। गवर्नमेंट का क्या काम है कि हॉस्पिटल में घुस जाए, दवाइयां बना बना के दे? गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। तो वो अमेरिकन अप्रोच जो है, अमेरिकन कैपिटलिज्म के हामी है ना, वो कहते हैं प्राइवेट लोगों में बांटो, मतलब क्वालिटी अच्छी होगी, सर्विस भी अच्छी होगी। तो इसीलिए मेडिसिन बनाने वाली फैक्ट्रियां भी प्राइवेट हों, आपस में कंपटीशन होगा तो अच्छी बनाएंगे, खुद ही कंपटीशन में करेंगे। हमें क्या जरूरत है कि हम चीजों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखें? कुछ कंट्रोल रखना है कवानीन के जरिए, लेकिन आप खुद दवाइयां बनाए ना। आप दवाइयों की फैक्ट्रियां इतनी बना दें कि वो आपस में ही लड़ते रहें, आपस में ही वो उसमें रहें, क्या नाम है, ओपन कंपटीशन में रहें। उसके बाद जो आखिरी है फाशिस्ट कैपिटलिज्म, वो इसके ऊपर खामोश है, या ब्लैंक का मतलब है खामोश है, और हमारे आई कैप ने इस पर कोई बात नहीं की, तो मैं भी नहीं बता रहा। अदरवाइज वैसे मुझे फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी पॉलिटिकल इकोनॉमी की किताब से ढूंढ के फिर यहाँ लिखना पड़ेगा। मैं भी वही बता रहा हूँ जो आई कैप ने बताया हुआ है। क्या बात समझ आ रही है? याद रह जाएगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो तो कोई फैक्ट्री किसी इंडिविजुअल की मलकियत नहीं हो सकती, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड होगी? एक्सट्रीम लेफ्ट में बताओ जी। एग्रीकल्चरल लैंड का भी कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही होगा, सारी है ही जमीन गवर्नमेंट की, वो ये कहते हैं। आप उसको गवर्नमेंट से ले रहे हैं, गवर्नमेंट आपको रहने के लिए दे रही है, गवर्नमेंट किसी भी वक्त आपसे वापस भी ले सकती है, ये सारी फिलॉसफी है उसकी। यहाँ पे प्राइवेट, अब ये एलडीए शेलडीए की तरह का इदारा बना के लोगों को प्राइवेट लैंड मिल गई, गवर्नमेंट ने एलोकेट कर दी, फिर आगे लोगों ने बेची। समझ आ रही है आपको? जी। गोरे जब आए ना यहाँ पे, तो वो अपनी फिलॉसफी आइडियोलॉजी भी तो लेकर आए थे ना, जब वो गोरे आए थे। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बाद अगला पॉइंट क्या है? इसी से निकला हुआ है। पहले वाले में प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, रखना, ओनरशिप अलाउड नहीं है। अगले वाले में अलाउड है, उसके बाद अलाउड है, देन खामोश है उस पर, नॉट एप्लीकेबल। और प्राइवेट प्रॉपर्टी उस वक्त जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अलाउ करेगी या नहीं करेगी, उसकी मर्जी है। मर्जी पे डिपेंड करता है, किसकी मर्जी पे? रूलिंग रिजीम, यानी जिसकी गवर्नमेंट है उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। उसकी मर्जी है दे दे प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसकी मर्जी है ना दे। तो इसका मतलब है एक्सट्रीम लेफ्ट पे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड होगी लेकिन विद सम एक्सेप्शन होगी। मेरे नए नोट्स में क्या लिखा हुआ है? नो प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अलाउड, और इधर क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अलाउड, और वो फ्यू एक्सेप्शन जो है ना उस केस में ही अलाउड होगी। आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, किसमें? हाँ तो वो लिख लें फिर ना, यहाँ फिर मिसिंग है शायद। मैक्सिमम प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रमोट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें किसके कंट्रोल में करें? अच्छा वो ऊपर लिखा हुआ है, सॉरी। हाँ, मैक्सिमम प्राइवेट प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे ले आए। अभी तक मैंने कितने पॉइंट डिस्कस किए हैं? 2। मैं ये नए वाले ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये ना हो कि मैं उनको, क्योंकि मैंने रिफाइन किया ना थोड़ा सा और बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन किया उसकी, ये नया वाला टेबल ही कॉपी करते हैं।
हाँ जी, कौन से मुल्क में कौन सी आइडियोलॉजी होगी ये कौन तय करेगा? उस वक्त की रूलिंग पार्टी। और अभी बता गया था पीछे, ये शुरू कराने से पहले, रूलिंग पार्टी तय करेगी, उस मुल्क के मौजूदा कवानीन तय करेंगे, ऑपोजिशन की क्या है वो तय करेगी फिलॉसफी, मुल्क में मजहब का कितना अमल दखल है, ये चार बातें बताई थी मैंने। तो कोई भी एक मुल्क सारी आइडियोलॉजी एक वक्त में फॉलो, किसी एक वक्त में कोई एक आइडियोलॉजी का सपोर्टर होगा, ठीक है। हम तो वैसे डेमोक्रेसी पे ही हैं, डेमोक्रेसी से कभी इधर चले जाते हैं कभी इधर आ जाते हैं, हम इधर ही घूमते फिरते रहते हैं पाकिस्तान, हम ये एक्सट्रीम्स की तरफ नहीं जाते जी। तो पहली बात है मींस ऑफ प्रोडक्शन हमने कर ली, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कर ली। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट से क्या मुराद है? लोगों के घरों तक जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पहुंचनी है, डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे या उसकी भी प्राइवेट इजाजत है? मसलन डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? लोगों को कितना रोटी और कितना चावल और कितनी ये देने हैं, ये कौन तय करेगा? ठीक है। और तो कम्युनिज्म में गवर्नमेंट लोगों की जरूरत के मुताबिक उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है कि जितना चावल जितनी चीजें चाहिए गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है पहुंचाना आपके घर तक रोटी कपड़ा मकान और ये खाने पीने की अद्वियात और ये वो सब कुछ। किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रोडक्शन भी स्टेट के कंट्रोल में है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी भी फिर किसकी बनती है? आपके घर तक किसका पहुंचाना काम है? स्टेट। कम्युनिज्म या एक्सट्रीम लेफ्ट। उसके बाद सोशलिज्म कहता है हमारी जिम्मेदारी है स्टेट की, लेकिन स्टेट हर किसी को एक जितना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, बल्कि आपका सोसाइटी में इनपुट क्या है, आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपको दिया जाएगा। ये कहते हैं जरूरत के मुताबिक देंगे। आपकी फैमिली में 5 लोग हैं, गंदुम 5 लोगों के हिसाब से जितनी बनती है उतनी दे देंगे। आप जितना मर्जी मेहनत कर रहे हो, गवर्नमेंट के लिए सर्व कर रहे हो, आर्मी में हो, नहीं, यहाँ पे आपकी सोसाइटी के लिए क्या इनपुट है, आपका क्या रोल है सोसाइटी में। अगर आपकी इनपुट ज्यादा है तो आपको ज्यादा मिल जाएगी खुराक और जो भी जरूरियात है, और अगर आपकी इनपुट कम है या नहीं है तो बिल्कुल मिनिमम मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टाइप। समझ आ रही है? इधर क्या है, यहाँ पे कोई बात नहीं डिस्कस की उन्होंने। कैपिटलिज्म कहता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बड़े बड़े इदारे बना दो, कॉर्पोरेशन बना दो, वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करते फिरेंगे और उनका आपस में कंपटीशन होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड सप्लाई पर बेस करेगी। किस पे बेस करेगी? ये इदारे खुद ही देखेंगे इकोनॉमी में कितनी डिमांड है, जितनी डिमांड है उसके मुताबिक वो सप्लाई कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत ही नहीं गवर्नमेंट को, डिमांड सप्लाई पे छोड़ दो। तो कैपिटलिज्म ही ने डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट दिए थे। इसीलिए जितनी भी इकोनॉमिक्स की मेन थ्योरी है ना जो कैपिटलिज्म की है, वो सारी अमेरिकन ने प्रेजेंट की है ज्यादातर। आगे चले, वो कहता है लार्ज कॉर्पोरेशंस कैन फ्लोरिश इन दिस सिस्टम एंड देयर कंज्यूमर एज मच चार्ज देयर कंज्यूमर एज मच एज दे। वो कहते हैं ये इदारे पैसे लिए जाएंगे और जितना कंज्यूमर को जरूरत है वो देते जाओ, उनकी जरूरत के मुताबिक ना दो, इनपुट के मुताबिक ना दो, बल्कि पैसे ले लेके दे जाओ, तो जिन्ने पैसे दे जानो तानू उनिया चीजा उन्होंने फड़ाई जाओ। नहीं समझ आ रही बात आपको? समझ आ रही है? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, लार्ज कॉर्पोरेशन नहीं है हमारे यहाँ, हमारे मल्टीनेशनल कहाँ है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में कितनी मल्टीनेशनल कंपनी है जिनके काम पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े हैं, कितने बड़े बड़े इदारे हैं। बड़े बड़े इदारे हमारे पास बहुत थोड़े हैं, गिनती के 5-7 इदारे हैं जो बड़े में काउंट होंगे, बाकी सब छोटे हैं। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज हमारे ज्यादा ही हैं। लार्ज कॉर्पोरेशन अमेरिका में है, KFC, मैकडोनल्ड है, नाइकी। यूरोप में बड़े बड़े इदारे पाए जाते हैं, गुची, पता है गुची का? हाँ, उसके ग्लासेस है बड़े फेमस। आगे चले, नेक्स्ट, इधर नहीं बताया गया। चौथा, इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब है कि आपको इजहार राय की आजादी दी गई है कि नहीं। आप किसी पब्लिक प्लेस पे अपनी बात का इजहार कर सकते हो ओपनली, कि आपको लगता है कि अगर मैंने बोला तो मेरी गर्दन उड़ जाएगी, अगले दिन ही गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो कम्युनिस्ट सिस्टम के तहत
आपको इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, नो इंडिविजुअल फ्रीडम। आप अपनी बात अपने दिल में तो रख सकते हैं, जबान पे भी ला सकते हैं, अपनी फैमिली में करें बात, पब्लिक प्लेस पे यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट द स्टेट। इसको कहते हैं नो इंडिविजुअल फ्रीडम। समझ आ रही है? नो इंडिविजुअल फ्रीडम इधर क्या है, नहीं है, सोशलिज्म में भी नहीं है। स्टेट के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, इधर आप स्टेट के खिलाफ बोल सकते हैं। डेमोक्रेसी में किसी भी चैनल पे बैठ के बक बक करी जाओ, बोली जाओ, तानू कोई नहीं चौक के लेके जाएगा। हाँ, पाकिस्तान में कभी कभार होता है, एजेंसियां आपको उठा लेती हैं, लेकिन ठीक है, चलता है। और कैपिटलिज्म में बिल्कुल एजेंसी आपको नहीं उठा सकती अनलेस अनटिल आपने कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की हुई, अदरवाइज वो आप जो मर्जी बोले। बल्कि यूरोप में तो ऐसे कई पार्क्स और ऐसी कई जगह बना दी गई है, अनाउंस कर दी गई है कि आपने अगर जलसा करना है, लोगों को बुला के अपने दिल की भड़ास निकालनी है तो निकालो, यहाँ लाओ, ये एक गार्डन है, ये एक जगह, इधर ला के आप अपनी आजाद हैं, जो मर्जी बोले। तो लोग वहां के एहतजाज भी करते हैं, लोग आके अपनी तकरीरें गवर्नमेंट के खिलाफ जो करना है वो उधर करते हैं। समझ आ गई? जैसे हमारे यहाँ पे डी चौक बना होता है इस्लामाबाद में, वो लिबर्टी के, इंडिविजुअल लिबर्टी के है, या लिबर्टी लैंड जो भी है, लिबर्टी का चौक। उसके बाद डिक्टेटरशिप का जो कैपिटलिज्म है, इसमें नो का मतलब है इजाजत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल का मतलब है मैं इसमें कुछ कह नहीं रहा। नो का मतलब है किसी किस्म की कोई इंडिविजुअल को अपनी एक्सप्रेशन की आजादी नहीं है। हाँ जी, सोसाइटी की नेचर क्या होती है? इगैलिटेरियन। सोसाइटी में कोई क्लासेस नहीं होंगी, क्लासलेस सोसाइटी। कोई मिडिल क्लास, कोई अपर क्लास, कुछ नहीं होगा, सारे लोग बराबर हैं। किस में बराबर हैं? जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के लोग फिलॉसफी है ना, उसके मुताबिक आपके मुल्क की सारी जनता में बराबरी है। कोई क्लास लोगों में किसी किस्म की कोई तकसीम पॉपुलेशन में नहीं की जाएगी, ना उनकी स्किल्स की बेस पे, ना उनकी इनपुट की बेस पे, कोई नहीं। लेकिन सोशलिज्म से शुरू हो जाता है, जिसकी इनपुट ज्यादा है वो ज्यादा, जो ज्यादा कॉम्पिटेंट है उसको ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। तो यहाँ पे हर बंदा लॉ की नजर में बराबर है, लेकिन लोगों को उनकी काबिलियत की बुनियाद पर और सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है उसकी बुनियाद पर डिफरेंशिएट किया जाएगा। समझ आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट अगला जो है, इधर नहीं कुछ बताया हुआ, यहाँ खामोश है आई कैप। यहाँ पर जो कैपिटलिज्म है उसमें सोसाइटी में कुछ क्लासेस होंगी, यहाँ पे भी वैसे क्लासेस होती हैं, क्लासेस पाई जाती हैं, ये मैं बता रहा हूँ। जैसे पाकिस्तान में मिडिल क्लास, अपर क्लास, हाँ, एलीट क्लास, ब्यूरोक्रेसी, है ना, एस्टैब्लिशमेंट, कानून सबके लिए सेम नहीं है। तो अमेरिका में कैपिटलिज्म है, तो कैपिटलिज्म भी यही करता है, जो एलीट है उसके लिए कवानीन बनते हैं, उनकी फेवर में जाते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं, सोसाइटी के इग्नोर लोग होते हैं, उनकी फेवर में कानून नहीं जाता। तो ये कैपिटलिज्म कहता है कि एलीट क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए कवानीन बनेंगे, और जो लोग पावर में हैं, जो लोग मेजोरिटी में हैं, मेजोरिटी इज अथॉरिटी, मेजोरिटी ने जो फैसला कर दिया वो इन्फोर्सेबल होगा। इधर कुछ नहीं बताया गया। इधर भी वैसे क्लास क्लूस कोई नहीं बनने देनी उन्होंने भी सबको बराबर रखना है। जहां पे भी डंडे का जोर चलता है वहां क्लास लेस सोसाइटी होती है। जी, क्या आपको अपने मजहब की प्रैक्टिसेस करने की, कुर्बानी की, ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत? तो कम्युनिज्म में फॉर्मली रिलीजन की कोई इजाजत नहीं है। आपका इंडिविजुअल प्राइवेट रिलीजन घर तक है, आपकी जात तक है। आप किसी पब्लिक प्लेस पे नमाज अदा नहीं कर सकते अंडर द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। कहीं पे भी आप अजान खड़े होके नहीं दे सकते, देनी है तो अपने घर में दें। कोई रिलीजन फॉर्मल स्टेट में कोई रिलीजन नाफिज नहीं है, रिलीजन है ही नहीं सोसाइटी में। अगर रिलीजन है तो वो आपका जाती मामला है। जैसे आपने आज क्या कपड़े पहनने हैं वो आपका जाती मामला है, आपने क्या खाना है ये आपका जाती मामला है। इसी तरह वो कहते हैं रिलीजन आपका पर्सनल मैटर है। स्टेट में कोई रिलीजन नाफिज नहीं है। ये कौन सा है जी? कम्युनिज्म। उसके बाद सोशलिज्म कहता है रिलीजन अलाउड है, रिलीजन अलाउड है, आपको अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस पब्लिक प्लेस पे भी परफॉर्म करने की इजाजत
है, लेकिन स्टेट का फिर भी रिलीजन नहीं होता। स्टेट रिलीजन फिर रोकती भी नहीं और स्टेट का कोई रिलीजन भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन की फुल फ्रीडम है। स्टेट किसी एक रिलीजन को सपोर्ट भी करती है, जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम रिलीजन ज्यादा एक्सरसाइज होता है, अमेरिका में क्रिश्चियनिटी है, इसराइल में कौन सा मजहब है, यहूदी है ना, वो यहूदियों का मजहब ज्यादा वहां पे अप्लाई होता है इसराइल में। तो इस तरह रिलीजियस प्रैक्टिसेस स्टेट लेवल पे अलाउड होती हैं। जैसे हमारे यहाँ ईद आती है तो पाकिस्तानी हुकूमत अनाउंस करती है कि जी ईद की छुट्टियां और ये वो हुकूमत के लेवल पे, वहां ऐसा नहीं होगा। आगे भी रिलीजियस कैपिटलिज्म में भी तमाम फॉर्म्स अलाउड है। इधर रिलीजियस के बारे में, रिलीजन के बारे में कोई बात नहीं की गई। नॉट एप्लीकेबल का मतलब मैंने कोई जिक्र नहीं किया। ठीक है, समझ आती है आपको। अगला फैक्टर, अगर गवर्नमेंट ने किसी बात का तहैया कर लिया कि ये हमने चेंज करानी है, तो कई तो पीसफुल मैटर से चेंज लाएंगे। कोई आइडियोलॉजी ऐसी है जो कहती है चाहे आपको अपनी आवाम पे वायलेंटली भी काम करना पड़े, डंडे के जोर पे करना पड़े, चेंज ले आओ। कोई भी रूल नया नाफिज करना है, कोई भी मुआशरे में चेंज लेकर आनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता पीसफुल चेंज लाने की जरूरत नहीं है, डंडे के जोर पे ले आओ। एक ही दिन में सब पे दुपट्टे नाफिज कर दो कि कोई खातून दुपट्टे के बगैर ना निकले घर से बाहर। या सोशल चेंज कैसे होगा? ड्रामों में, फिल्मों में, खबरों में खवातीन अबाया पहन के आए, आहिस्ता आहिस्ता वो अबाया या दुपट्टा फैशन का दोबारा हिस्सा बन जाए। नहीं समझ आई? दुपट्टे का कल्चर कहना नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली उस मुल्क में तमाम वो चीज जो लोग उसका असर लेते ना, हमारी खवातीन ड्रामों का बड़ा असर लेती हैं, फिल्मों का बड़ा असर लेती हैं, उसको देख के ड्रेसिंग डिसाइड होती है। ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ? सही नहीं कह रहा? फंक्शन पे जाती हैं, एक दूसरे की ड्रेसिंग से इंप्रेस होती हैं। चलो आप ना माने, मेरी परसेप्शन ये है, जो गलत भी हो सकती है, कि नॉर्मली फिल्में, ड्रामे, मैगजीन, सोशल मीडिया पे जो आपकी खवातीन के, वो एक दूसरे की ड्रेसिंग से ही इंप्रेस होकर ड्रेसिंग करती हैं खवातीन। तो अगर आपके मॉर्निंग शो में सारी खवातीन ने दुपट्टा पहना हुआ है, अबाया पहना हुआ है, आपके ड्रामों और फिल्मों में भी अबाया का कल्चर आ जाए, फौरन नहीं चेंज होगा, आहिस्ता आहिस्ता। जो बच्चे अभी छोटे हैं वो बड़े होंगे तो वो देखेंगे खवातीन के सर पे अबाया ही पाया जाता है सारी, तो वो उनकी ये चेंज होगा। इससे सोशल चेंज आता है। यानी सोसाइटी जिस चीज का असर कबूल करती है ना, उस चीज को आहिस्ता आहिस्ता क्या करो, चेंज करो, ताकि वो असर भी सोसाइटी कबूल करना शुरू हो जाए। ये जो दुपट्टा गायब हुआ है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता गायब हुआ है, एक दिन में गायब नहीं हुआ। अभी कुछ खवातीन पहनती हैं दुपट्टा, मैं ये नहीं कहता, मैं तो हामी हूँ इसका, लेकिन जहां से दुपट्टा गायब हो गया है तो किसी ना किसी से तो इम्प्रेस होके हुआ है गायब। अब वो कहेंगे सर जो है सानू रगड़ी जा रहे ने, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। तो मर्द हजरात के लिए भी टोपी होती थी, उन टोपी सा मेरे सिर तो भी गायब है, तो ताड़े सिर तो भी गायब है। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में हम पे टोपी लेना वैसे भी बरकत होती है, दूसरा आप के लिए जरूरी है। मर्दों के लिए टोपी, खवातीन के लिए दुपट्टा। अजी टोपी उड़ाती, इवन नमाज में भी छोड़ दी है टोपी मर्दों ने, हैं। अब मैं अपने आप को भी रगड़ूंगा बीच में, कोई मसला नहीं होना ना, क्या सारी इकट्ठी हो जाए कि सर आपने खवातीन के दुपट्टे पे बात की। मैं तो अपनी फैमिली में देख के खवातीन को या उनकी गुफ्तगू जो हो रही होती है उसको ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि फलां एक्ट्रेस ने ये पहना था, ये था, वो था, मेरी मामी, चाची, फुप्पी, ताई सारी गल्ला कर रही होंगी ने। तो मैं फिर उन्होंने भी कहना, उनसे भी कहता हूँ कि ये आप जो कर रहे हैं, ये जिस चीज से इम्प्रेस हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये अच्छी जगह से आप वो नहीं ले रहे इम्प्रेशन, या वो जो आप इम्प्रेस हो गए जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये कि ये दुपट्टा, ये इसके साथ ये मैचिंग, और ये वाली जूती, ये वाले क्या कहते हैं कानों में जो पहनते हैं ये, हैं। तो ठीक है, सोसाइटी में चेंज कैसे आएगी? एकदम डंडे के जोर पे या पीसफुल मैनर में? पढ़े जी, बताए जरा, पढ़ के बताओ। पहले केस में बताओ भाई। पहले केस में वो कहता है चेंज चाहे पॉसिबल जो भी मैनर हो, स्टेट ने जो डिसाइड कर लिया वो इंप्लीमेंट होगा, चाहे वॉयलेंस। अगली एक्सट्रीम में भी ऐसे ही है, वॉयलेंस सप्लाई हो जाएगी। लेकिन आगे दरमियान वालों में क्या है
कि ये चेंज को फेवर तो करते हैं लेकिन पीसफुल, और दूसरा आहिस्ता आहिस्ता स्लो चेंज, सोशल चेंज का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में चेंज लाएं। आप एकदम अनाउंस ना कर दे, रूल ना बना दे, बल्कि सोशल चेंज लेकर आए। सोशल चेंज हमेशा आहिस्ता आहिस्ता होगी। उसके बाद गोल्स को अचीव करने के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने साथ मिलाएं। अमेरिका यही करता है ना, अपने साथ हामी मिला लेता है कि अफगानिस्तान ने ये हरकत की है, उसामा बिन लादेन ने, इस पे हम अटैक करने जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ हैं? इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने साथ मिलाएं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए डेमोक्रेसी कहती है खुद कुछ करना ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने साथ मिलाओ और फिर अपनी अवाम को कहो देखो ये हो रहा है। मसलन मैं अब आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के कुछ एयरपोर्ट अब आउटसोर्स होने जा रहे हैं। वो पता नहीं कौन सा मिनिस्टर था, कल परसों बैठा हुआ था टीवी पे, और उसने आते साथ ही पहली ये मिसाल दी कि लंदन का ये वाला एयरपोर्ट आउटसोर्स है, अमेरिका का ये वाला एयरपोर्ट आउटसोर्स है, हमें भी अपने एयरपोर्ट की क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए किसी इंटरनेशनल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए। वो कहता है मैं कह रहा हूँ ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, हम सिर्फ जो भी एयरपोर्ट के ऑपरेशन है उनको किसी इंटरनेशनल कंपनी को क्या कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। तो एक्चुअली उसने क्या किया है, उसने पहले इंटरनेशनल जो सीन चल रहा था ना वो सबके सामने रखा है ताकि मुझ पे कम से कम क्रिटिसिज्म आए। पीआईए के जितने भी ऑपरेशन है ना पाकिस्तान में, उनको आउटसोर्स किया जा रहा है, एयरपोर्ट को चलाने का निजाम किसी कंपनी को दिया जा रहा है, और ये अभी हुआ नहीं, होने जा रहा है, उसने अनाउंस कर दिया है। मेरा ख्याल है वो है बंदा कौन है जो पी नून लीग का है और रेलवे का बड़ा मिनिस्टर है बड़ी दफा, ख्वाजा आसिफ। हाँ नहीं, ख्वाजा आसिफ नहीं, वो तो जूते मारता है बहुत ज्यादा, ये जज्बाती आमले, थोड़ा थोड़ा सा गंजा भी है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसमें नेशनल इंटरेस्ट को इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर अहमियत दी जाती है। अपने नेशनल इंटरेस्ट को दूसरों के इंटरेस्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। डेमोक्रेसी में ये होता है कि आप अपने जाती नेशनल इंटरेस्ट को भी कई दफा इंटरनेशनल इंटरेस्ट पे क्या कर जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज। पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दिए थे और अफगानिस्तान पे अटैक हुआ था, जो भी हुआ था उसमें हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को, पैसे ले लिए लेकिन अपने लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया। हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अब खराब है, अफगानी हमें अच्छा नहीं समझते। समझ आ रही है? और अमेरिका ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंटरनेशनल इंटरेस्ट पे फोकस देते हुए उसने हमें मिलाया, साथ मिलाया, उनको सारी कम्युनिटी चाइना ये वो उसके अगेंस्ट जाके ये सारा किया है। उसके अलावा ये भी वायलेंस के जरिए तमाम नेशनल गोल्स इंप्लीमेंट करने की तरफ जाते हैं। आगे चलें, इसके सपोर्टर कौन है, इस आइडियोलॉजी के सपोर्टर या इन्वेंटर कौन है, और हमें कौन से नामों से ये आइडियोलॉजी दुनिया में मिलेगी। बस आगे तो ये तो एमसीक्यूज के लिए है, तो पूरा टेबल आपको मैंने बता दिया टॉपिक। तो पहली बात, जो सोशलिज्म है इसको कलेक्टिविज्म के नाम से भी जाना जाता है। इज्तिमाई फायदा करेंगे जी, स्टेट आप सबका इज्तिमाई फायदा करेगी। किस नाम से जाना जाता है इसको, सोशलिज्म को कलेक्टिविज्म। इकोनॉमिक इक्वालिटी के नाम से भी जाना जाता है। हम माशरे में इकोनॉमिकली आपको बराबर समझ रहे हैं लेकिन हर बंदे की एबिलिटी फर्क हो सकती है। सोशल सर्विस और नेशनलाइजेशन के नाम से जानी जाती हैं। तो भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की थी, जो प्राइवेट कंपनीज थी उनको गवर्नमेंट की मलकियत में ले लिया था, तो इसका मतलब है भुट्टो सोशलिज्म का हामी था। ये सारी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा कैपिटलिज्म किस नाम से जाना जाता है, इंडिविजुअलिज्म, फर्द वाहिद की तरक्की को अहमियत देता है। हर बंदे को तरक्की करने का, हर फर्द को तरक्की करने का हक हासिल है, ये इनका नारा है, इंडिविजुअलिज्म। उसके अलावा प्राइवेट ओनरशिप को, जाती मफाद को अहमियत देता है, जाती मफाद के सेल्फ इंटरेस्ट, ओपन कंपटीशन, और किस चीज को सपोर्ट करता है, हम आईएमएफ से लोन लेने जाते हैं। आईएमएफ कहाँ का इदारा है भला, अमेरिका का है, अमेरिका उसको मेन और इसराइल कंट्रोल कर रहा है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं कर्जा लेने, वो पता क्या कहता है, वो कहता है भाई आप प्राइवेटाइज करो, पीआईए को प्राइवेटाइज करो, आप रेलवे को प्राइवेटाइज करो, आपका सारा बजट का एक मेजर पोर्शन ये इदारे खा जाते हैं।
वो कहते हैं आप इनको प्राइवेटाइज करेंगे तो इंडिविजुअल यहाँ पे तरक्की करेगा, नहीं तो आप तो अपनी इकोनॉमी का ज्यादा पैसा इन इदारों के लॉसेज ही पूरे करने में लगाते जा रहे हैं, क्योंकि वो कैपिटलिज्म के हामी है ना, इसीलिए वो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट, उनका नारा है प्राइवेटाइज करो, जो इदारे नेशनलाइज हैं उनको भी क्या करो, प्राइवेटाइज करो। समझ आ रही है आपको? इसके सपोर्टर कौन है या इन्वेंटर कौन है? स्टेलिन और लीनन, ये वही है जिसकी पॉलिटिक्स की पहली डेफिनेशन। और भी हैं, फैबियन, इधर आ जाओ तो हिटलर था, एक्सट्रीम राइट पे हिटलर, जिसने जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम किया था, हिटलर, मुसलिनी, फ्रैंको, इधर फ्रेडमैन है। ये आपको नाम अब याद रखने पड़ेंगे। ममालिक में कौन कौन से ममालिक है, एक एक मुल्क आप लोगों ने ऐड करना है इसमें खुद अपनी तरफ से। यानी इस वक्त आज के दौर में, आज के दौर में, हाँ जी वो आप ऐड कीजिएगा नेट से, गूगल से देख के, कम्युनिज्म किस किस मुल्क में इस्तेमाल हो रहा है। तो सोवियत यूनियन, ये रशिया था, अब ये जो रशिया कंबाइंड रशिया था ना, उसको सोवियत यूनियन कहते थे, अब तो वो रशिया बन गया है, उसके टुकड़े हो गए, और इसमें ये जो था कम्युनिज्म, ये थोड़ा डाइल्यूट हो गया उसके टुकड़े होने के बाद। तो सोवियत यूनियन किसको बोलते हैं? आज के रशिया में भी वैसे कम्युनिज्म ही पाया जाता है। स्वीडन में क्या पाया जाता है? सोशलिज्म। ठीक है, चाइना आपको कम्युनिज्म है या सोशलिज्म है, ये आपने देखना है। चाइना में कम्युनिज्म है कि सोशलिज्म है, या कम्युनिज्म से वो सोशलिज्म पे आ गए हैं, या कैपिटलिज्म पे आ गए हैं, ये आपने देखना है। चाइना को कहीं फॉल नहीं कराया उसने, हालांकि चाइना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। असल में चाइना में चेंज आया बहुत ज्यादा। कनाडा डेमोक्रेसी, यूनाइटेड स्टेट कैपिटलिज्म को स्टैब्लिश करने वाला ही अमेरिका है, और स्पेन, नाजी जर्मनी उसके दौर को कहते हैं, आज का जर्मनी नहीं, हिटलर के दौर का जर्मनी जो था। उसके अलावा फाशिस्ट इटली, आज का इटली नहीं, उस दौर का इटली, फाशिस्ट, जिस दौर में रेवोल्यूशन आया था, इटली में भी रेवोल्यूशन आया था। तो आपने ना आज का एक एक और कंट्री नेट से कोई 2 4 5 एग्जांपल ढूंढ ले, तो ये आपने कंट्री, आपको पेपर में एमसीक्यूज कैसे आएंगे, हम एक सवाल करते हैं, आपके पास नोट्स हैं जरा, वो जो वॉल्यूम 1 था, वॉल्यूम 1 निकालो। ये बातें करती रहती हैं लड़कियां, आप बातें करती रहती हैं, आपस में डिस्कशन करती रहती हैं। जरा एमसीक्यूज निकालें प्लीज, या पेपर निकालें। क्वेश्चन पेपर होगा एंड पे आपके पास। एंड पे क्वेश्चन पेपर थे ना, उसमें आए जरा आप किस पेपर पे, पहले मॉडल पेपर पे आए जरा प्लीज। मॉडल पेपर में देखें क्या इस पे कोई सवाल है, मुझे लगता है कहीं सवाल था इस पे, और एमसीक्यूज के लिए मैंने बताना है जी। नहीं, मॉडल पेपर में नहीं है। 2022 का पेपर, स्प्रिंग 2022 का। किसमें है 3 एमसीक्यूज? किस पेपर में आई है? जो रीसेंट अटेम्प्ट का पेपर है उसमें है। थर्ड एमसीक्यूज, पढ़े जरा इसको, और आपने इसका जवाब देखना है। रीसेंट एमसीक्यू, रीसेंट अटेम्प्ट का, चलो मैं भी देख लेता हूँ जरा, किधर है वो। रिसेंट में नहीं है, किस अटेम्प्ट में है? मार्च 2022, क्वेश्चन 3। जी, क्या लिखा हुआ है जनाब? अब आप देखें, ये रट्टे वाले हैं सारे एमसीक्यूज,
जो उसने इसमें से बनाया, वो कहता है फ्री मार्केट एंड ओपन कंपटीशन, फ्री मार्केट एंड आर द एलिमेंट्स ऑफ विच आइडियोलॉजी, डेमोक्रेटिक, रेडिकल्स, डिक्टेटोरियल और कम्युनिस्ट। जी बताएं जी। ये जो कैपिटलिज्म है इसको डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म भी कहते हैं, है जी। अब हमारे पास यहाँ पे आइडियोलॉजी में डेमोक्रेसी, रेडिकल्स, रेडिकल्स इसको कहते हैं ये, नहीं मेरा ख्याल है किसको कहते हैं रेडिकल्स, मैं गलत तो नहीं लिख रहा, एक्सट्रीम लेफ्ट, हाँ इनको कहते हैं, सॉरी ये रेडिकल्स हैं, ये लिबरल्स थे। हाँ जी, इस सवाल का जवाब सोचें क्या है, सॉरी कैपिटलिज्म आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन उसने पूरा नाम नहीं दिया, एक्चुअली डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। कम्युनिस्ट क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि कम्युनिज्म और रेडिकल्स ये नंबर 1 आइडियोलॉजी होती है जिसको कम्युनिज्म कहते हैं, रेडिकल्स या एक्सट्रीम लेफ्ट ये दोनों एक ही चीजें हैं। डिक्टेटोरियल, इसमें भी फ्री मार्केट एंड ओपन कंपटीशन नहीं है, तो पीछे क्या बचा, डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। ये जो कैपिटलिज्म है ना, इसका एक नाम डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म भी है, जरा देखिएगा मेरे नोट्स में लिखा हुआ है वो नाम, कैपिटलिज्म का दूसरा नाम है डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। आई कैप ने उसमें से डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म पूरा नहीं लिखा, खाली लफ्ज क्या लिखा है, डेमोक्रेटिक। तो ये असल में सवाल बनाने में थोड़ा फॉल्ट है, क्योंकि अटेम्प्ट मेरा ख्याल है पहली थी तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था इसमें से क्या बनाए। तो अब आपने इस टेबल को याद करना है, बस आज का आपका यही काम है, आपने इस टेबल को याद रखना है। डेमो, असल में यहाँ पे फ्री मार्केट एंड ओपन कंपटीशन तो इधर भी अलाउड है ना बेटा, इधर भी आपको ओपन कंपटीशन अलाउड है और इधर अलाउड है आपको, ये दोनों करीब करीब ही हैं। इसको भी डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म कहते हैं, आप डेमोक्रेसी में भी फॉल कर सकते हैं उसको। वैसे उसको यहाँ डेमोक्रेसी लिखना चाहिए था, उसने डेमोक्रेटिक लिखा हुआ है, तो आप इसको कैपिटलिज्म या डेमोक्रेसी में दोनों में फॉल करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे उसने इलेबोरेट नहीं किया हुआ। ये दोनों खूबियां इसमें ही पाई जाती हैं, इधर तो नहीं है। हाँ जी, कैपिटलिज्म जी यहाँ पे हाँ जी, मैनेजर की जिम्मेदारी ये है कि इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट जब पॉलिसी चेंज करे तो कोई भी अपॉर्चुनिटी निकले तो उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाए, और अगर कोई रिस्क फेस कर रहा है तो रिस्क से अपने इदारे को बचाए। ये किसकी ड्यूटी है, बिजनेस मैनेजर की। गवर्नमेंट ने अपने पॉलिटिकल डिसीजंस को, स्टेट कहूं या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अपने पॉलिटिकल डिसीजंस को क्या करना है, पॉलिटिकल डिसीजंस को चेंज करना है, और ये चेंज किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, किसी इदारे के लिए क्या होगा, थ्रेट होगा, रिस्क होगा। जिसके लिए अपॉर्चुनिटी है उसके मैनेजर को अपॉर्चुनिटी का से फायदा उठाना चाहिए, और जिसके लिए रिस्क है वो इसको अपने आप को बचाए, उस रिस्क से किसी तरह से मिटिगेट करे, ये कह रहा है वो। आज हमने सिर्फ इसका ये पढ़ा है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2, तो मैंने आपको सिर्फ रीडिंग की है, मैंने को बहुत समझाया नहीं, क्योंकि ये टॉपिक रट्टे वाला है। आपको बस इतना बात ये ज़हन में रखनी है कि लेफ्ट साइड से राइट साइड का सफर हुआ है, और लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चीजें थोड़ी लीनियंसी की तरफ गई हैं, लेकिन ये जो एक्सट्रीम राइट है इसमें भी कुछ चीजों में सख्ती पाई जाती है। इधर भी चीजें कुछ सख्त हैं स्टेट के कंट्रोल में, इधर भी चीजें कुछ सख्त हैं, और ये जो दरमियान वाले हैं इनमें थोड़ी सी लीनियंसी
और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है ऑन द सम फैक्टर्स, ऑन सम ग्राउंड। अब रिलीजियस लिबर्टी की बात की जाए, रिलीजन की फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब है इजहार राय की आजादी, तो वो अब आपके इसमें तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब आप इधर आते जाएंगे तो इंडिविजुअल फ्रीडम आपको दे दी जाएगी, और इधर साइलेंट है, वो इधर साइलेंट है, इसका मतलब है इधर भी आजादी नहीं होगी, क्योंकि ये एक्सट्रीम राइट है और ये एक्सट्रीम लेफ्ट है। तो कल मैंने आपसे ये सुनना है टेबल, आप इसमें याद करके आएंगे। मैं आपको सिर्फ एक फैक्टर बताऊंगा, तो आपने बताना है कि ये फैक्टर अंडर कम्युनिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म या खाली कैपिटलिज्म, और डिक्टेटोरियल कैपिटलिज्म या फाशिस्ट कैपिटलिज्म में क्या है बताया हुआ, तो ठीक है, नहीं तो क्या ये नॉट गिवन, नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये टेबल आपको याद हो जाना चाहिए। ले जी, ये नोट्स आप में तो नहीं लिए किसी के? कोई सवाल आपको दिए थे कल स्टैट्स के, किए हैं किसी ने? कोई मसला मसाइल उनमें? तो ज्यादा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप जवाब से नहीं देख के कर ले फिलहाल। हाँ, 280 कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं हो सकती, वो एक्सेल पे सॉल्व होंगे और पेपर में इतनी ऑब्जर्वेशन दी नहीं होंगी, पेपर में मीन निकाल के दिया होगा। आप टेंशन ना लें, 280 ऑब्जर्वेशन कौन करेगा, कौन पागल वहां बैठ के करेगा? पेपर में मीन निकाल के दिया होगा, अगर इतनी ऑब्जर्वेशन दी हो। पेपर में ऑब्जर्वेशन आनी है 5-6। अच्छा, अब आप नोट कर लें एक और, मैंने आपको वो कहना था पेपर का सवाल। स्प्रिंग 2022 में देखें जरा, नहीं है, स्प्रिंग 2022 में नहीं है। जो लास्ट अटेम्प्ट का पेपर आया है स्प्रिंग 2023, उसका सवाल मैं बता दूं, वो आपने जरा चेक करना है कि वो हमारा टॉपिक होने वाला है कि नहीं। जरा स्प्रिंग 2023 नहीं आया, ऑटम 2022 आया होगा फिर। ये मेरी तरतीब आगे पीछे क्यों गई हुई है? हाँ जी, ये 9वां सवाल आपने करके आना है कल। 9वां सवाल करके आना है, किस अटेम्प्ट का? ओहो, 9वां सवाल था, 9th क्वेश्चन था, किस अटेम्प्ट का बेटा जरा बताना। हाँ, मार्च 22 का 9वां सवाल करके लाना है, स्टार कैपिटल। हाँ, मार्च 22 में, बिल्कुल मार्च 22 का कौन सा क्वेश्चन करके लाना है? 9, आपने मार्च 22 का क्वेश्चन 9। अभी मैं प्रैक्टिस आपको एलोकेट करूंगा, आगे नहीं पढ़ा रहा स्टार्ट का। हम ये पेस्टल वाला एरिया कर लेंगे, एक मेजर है, क्योंकि फिर एक दिन में एक मॉडल होगा, बस चैप्टर नहीं होगा। यहाँ हमें देखने में हम एक चैप्टर कर रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर में कुछ नहीं है, बस ये डिस्कशन है। और मैं जो करा रहा हूँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम ये एमसीक्यूज के लिए मेन पढ़ रहे हैं, जो अंदर वाली इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अदरवाइज आपने जब ये याद कर लिया ना कि पॉलिटिकल डिसीजंस का इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे, तो आपको सिर्फ हेडिंग याद करनी चाहिए कि पॉलिटिकल डिसीजन कौन कौन से, वो हेडिंग पता होनी चाहिए उन्हें। अंदर वाली इंग्लिश की पता होना जरूरी नहीं, ये हमें मजबूरन क्यों करना पड़ा है। एमसीक्यूज ना होते ना तो मैंने आपको ये एक दिन में सारा पेस्टल करा देना था, काम पर सॉल्व करा रहा हूँ पेस्टल। तो ये अब हम मजबूरी में फंसे हुए हैं कि हमने पूरी पढ़ रहे हैं, ताकि आप बाद में किताब देखें तो आपको लगे नोट्स का सारा कवर हो चुका है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। कल का होमवर्क मैंने बता दिया है।